गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। आप सभी अच्छे होंगे। इससे पूर्व का जो अपना वीडियो था 11th क्लास इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों क्लासों के लिए हमने बनाया था, ठीक है। उसमें हमने इंट्रोड्यूस कराया था आपको सिलेबस के बारे में कि अपना जो सिलेबस है बायोलॉजी का उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ठीक है। आई होप वो चीज़ आपने बिल्कुल रीड कर ली होगी या फिर केयरफुली उसे ध्यान से आपने सुना होगा, ठीक है। आज हम आपका जो है चैप्टर वाइज जो है वो शुरुआत करते हैं यहाँ से। और मैंने पिछले वीडियो में ये भी बताया था आपको कि जिस चैप्टर की हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं, जिस यूनिट से हम शुरुआत करने वाले हैं वो तीसरी यूनिट है और तकरीबन 8वां जो चैप्टर है आपका वो। ये क्यों है? क्योंकि ये एक फंडामेंटल चीज़ होती है और ये कंसेप्ट होता है। और बायोलॉजी को समझने से पहले, ठीक है, सबसे पहले जो समझने की चीज़ होती है वो सेल होती है। सो हमने सबसे पहला जो टॉपिक रखा है आपका पहली क्लास में वो है सेल, ठीक है। तो सभी तीसरी जो यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कौन सी? आपकी जो तीसरी यूनिट है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल वाला जो पार्ट है, यूनिट है, इसका जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का जो नाम है वो है सेल। क्या नाम है? सेल, ठीक है। द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जीवन की इकाई होती है कोशिका। प्रत्येक जो जीवधारी होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और कोशिकाएं जो होती हैं वो सभी प्रकार के कार्य करने में सक्षम होती हैं। इसीलिए जीव जो होते हैं उनका अपना एक क्या होता है, एक असिस्टेंस होता है, एक फ्रीडम असिस्टेंस होता है, एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ये रीजन होता है। सो आज जो हमें चैप्टर को शुरू करने से पहले, चैप्टर जो है अपना सेल है और सेल को पढ़ाने से पहले मैं जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहूँगा, ठीक है, वो क्या है कि हम सबसे पहले इस सेल की स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बारे में कि सेल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ताकि आगे थोड़ी सी आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लूँगा इसमें। आप जानते हैं एक सेल की जो स्ट्रक्चर होती है, आपने छोटी कक्षाओं में यानी कि जो पूर्व जो आप पढ़ चुके हैं उनमें भी आपने देखा होगा कि सेल जो होती है उसकी स्ट्रक्चर का अगर हम यानी कि उसका अगर डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो एक जो सेल होती है उस सेल की आकृति जो होती है वो तकरीबन जो है वो इस प्रकार से हो सकती है, ठीक है, कुल मिला के। और यहाँ पे मध्य में एक स्ट्रक्चर होती है, इसके चारों तरफ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ सिर्फ मैं कंसेप्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, और जो ये कहें कि सिर्फ फंडामेंटल जो है वो सेल के, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी हम स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से टॉपिक है इस चैप्टर में, उसको हम फिर से पढ़ेंगे। देखिए जो सेल होती है उसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कॉमनली तीन जो चीज़ें होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। क्या क्या? फर्स्ट, सबसे बाहर जो होती है ये, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ओके। सो सबसे बाहर की आउटर स्ट्रक्चर जो होती है, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड, आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ओके। एंड देन इसके पश्चात ये बीच का जो क्षेत्र होता है, सबसे मध्य का जो आपको दिखाई दे रहा है सेंटर में, ये क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी कि इसे हम केंद्रक बोलते हैं, सेंटर पार्ट होता है ये। और न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक, ये केंद्रक झिल्ली यानी कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो जाती है। ये क्या हो जाती है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ओके। सो एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बिटवीन किस के, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो भाग होता है, ये वाला जो मैंने इसको थोड़ा सा व्हाइट किया है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, किस के मध्य में है? ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना भी सारा भाग बच गया, ये सारा का सारा भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। बीच वाला जो भाग होता है किसके? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है, ये सारा का सारा पार्ट जो होता है ये साइटो
साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईटीसी, यानी कि बहुत सारी चीजें जो ये इस तरह की जो मैंने नाम बताए आपको, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, या वोक्यूल्स वगैरह जो होती हैं प्लांट सेल्स की अगर हम बात करें, तो वो सारी की सारी चीजें इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्थित होती हैं। ठीक है, किस में होती हैं? साइटोप्लाज्म में स्थित होती हैं। पुरकंजे के द्वारा सबसे पहले कॉइंड किया गया था। तो बात हम वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले मैं सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर जो होती थी इसकी आउट फॉर्म जो है वो समझाना चाह रहा था कि एक जो सेल होती है उसकी सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। मिडिल पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, एंड न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के मध्य का जो भाग होता है, ठीक है, मिडिल जो पार्ट है इसका किस किस के मध्य का? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन का, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि सेल जो होती है वो उसके कितने भाग होते हैं? सेल की जो अगर पार्टों की बात करें तो कितने पार्ट होते हैं सेल के? 3 पार्ट्स। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, इन्हीं के बारे में जब हम सेल को पढ़ेंगे तब अध्ययन करते हैं, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर से संबंधित कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, जहां पर सेल बात आ जाती है इसे मैं मिटा देता हूं। सेल, अब साइंस जो होती है वो जैसे बायोलॉजी है या फिर दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये सभी जो होती हैं साइंस के अंतर्गत आती हैं और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, ऐसे ही और ये जो ब्रांचें बनाई गई हैं ये किसी एक विशेष, जिसे हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट बोलते हैं, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के पीछे उसका नाम लगाकर और लोगोस लगा देते हैं। ठीक है, जैसे सेल, सेल से क्या बन गया? अगर हम सेल का अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान की किसी शाखा के अंदर, ठीक है, विज्ञान की किसी ब्रांच के अंदर हम किसको स्टडी कर रहे हैं? अगर हम स्टडी कर रहे हैं किसकी? सेल की, तो हम कह सकते हैं कि उसे हम क्या कहेंगे? सेल से क्या बन गया? साइटो, प्लस अध्ययन को करने को क्या कहते हैं? लोगोस। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या कह सकते हैं हम? साइटोलॉजी। ठीक है, जैसे शब्द आपने बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस अगर हम कर रहे हैं आपसे, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो, बायो का मतलब क्या होता है? जीव, प्लस लोगोस। ठीक है, यानी कि अध्ययन, यानी कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? जीवों का, तो वो क्या कहलाएगी? बायोलॉजी। इसी तरह से बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो आज का जो अपना, जहां से इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, वो जो पहला टॉपिक है वो अपना क्या है? साइटोलॉजी। ठीक है, नोट कर लीजिए। पहला टॉपिक है अपना साइटोलॉजी। ठीक है, जैसा कि नाम है, परिभाषा क्या होगी साइटोलॉजी? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। क्या लिखेंगे? साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच होती है किसकी? बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, इन विच स्टडी, इसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? इन विच स्टडी ऑफ द
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। किस किस का ध्यान देखना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, किस किस का, ऑफ द सेल। समझ गए, ये परिभाषा इसकी क्या कह रहा है, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। साइटोलॉजी जो होती है वो एक किसकी, बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, किसका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर यानी कि उसका जो स्वरूप संरचना होती है वो, फंक्शन का मतलब कार्य, ठीक है, ऑफ सेल, अर्थात सेल की स्ट्रक्चर और उसके कार्यों का अध्ययन, सेल की संरचना, सेल की स्ट्रक्चर एंड और उसके जो फंक्शन होते हैं, उसके जो कार्य होते हैं, उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डियर स्टूडेंट क्या कहते हैं, उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। ये एक ब्रांच है, ध्यान रखेंगे इसका। साइटोलॉजी किसे कह रहे हैं, साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ओके, गुड। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना इस चैप्टर का, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल की, ठीक है, कि सेल जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेल्स, या सेल्स को किस प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। तो सेल को डिफाइन किस तरह से किया जाता है, सेल इज द, ध्यान रखना, सेल इज द, क्या होती है सेल, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एक यूनिक इकाई होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट of the all living organism। ठीक है, समझ गए, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेल की परिभाषा की बात करें तो क्या कहेंगे कि जो सेल होती है यानी कि जो कोशिका होती है वो सभी जो जीवित प्राणी हैं, ठीक है, याद रखना, सेल जो होती है वो जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उनकी कैसी इकाई होती है, उनकी स्ट्रक्चर यानी कि संरचनात्मक और फंक्शनल यानी कि कार्यात्मक इकाई होती है। सो हम क्या कह सकते हैं, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ठीक है, ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी के शरीर की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। ध्यान रखोगे इस परिभाषा को, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, अगर हम अब इसे नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी से संबंधित कि कोशिका जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो हम क्या कह सकते हैं, सेल वाज फर्स्ट ऑल ऑफ जितने भी हैं डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन 1665। सेल वाज फर्स्ट ऑफ डिस्कवर्ड यानी कि सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था।
किस सन में? 1665 में, ठीक है। सेल वाज फर्स्ट ऑफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, ओके, 1665 में। बट माय डियर स्टूडेंट, एक चीज और याद रखना कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जिन कोशिकाओं का, हालांकि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था कोशिका को, लेकिन ये सेल्स कैसी थी? ये डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल, यानी कि मृत कोशिकाएं जो खोजी गई थी। और वो भी कौन सी थी? वो थी कॉर्क सेल, ठीक है। जो हमारे जो प्लांट होते हैं, ठीक है, प्लांट जो होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कॉर्क कहते हैं। और इस कॉर्क में सबसे पहले किसी को, यानी कि इन कॉर्क कोशिकाओं की सबसे पहले किसके द्वारा खोज की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। और उन्होंने क्या बताया था कि इन कॉर्क सेल्स जो होती हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। जिस तरह से मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है, उस छत्ते के अंदर क्या बने हुए होते हैं? छोटे छोटे चैम्बर बने हुए होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर बने हुए होते हैं। तो कोशिकाएं जो होती हैं वो भी इन्हीं चैम्बरों की भांति एक दूसरे से कैसी होती हैं? व्यवस्थित होती हैं, ठीक है। सो सेल वाज द फर्स्ट ऑल ऑफ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। और डेड सेल्स की थी, और वो डेड सेल्स कौन सी थी? कॉर्क सेल्स थी, ओके, ध्यान रखना इसको। सेकंड, अगर हम जीवित कोशिकाओं की बात करें, अगर हम कोशिकाओं की बात करें कि जीवित कोशिकाओं को किसके द्वारा खोजा गया था, तो हम कह सकते हैं कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक एक नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक के द्वारा क्या किया गया था? फर्स्ट सबसे पहले देखा एंड डिस्क्राइब्ड ए लाइव सेल, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब ए लाइव सेल, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक थे, इनके द्वारा सबसे पहले, ठीक है, जीवित कोशिका को देखा गया था। या देखना का मतलब खोज ही हो गई हो तो, ठीक है, किसी भी सेल का इन्वेशन थोड़ी हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर कोशिका की खोज की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और ये पूछा जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किसने देखा था, तो आप क्या बताएंगे कि सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को देखने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को खोजा था। और माय डियर स्टूडेंट, हालांकि कोर्स आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि ये जो लाइव जो सेल्स थी ये कौन कौन सी हो सकती थी। तो इन्होंने जिन्हें खोजा था वो थे, क्या क्या थे? बैक्टीरिया। क्या थे? बैक्टीरिया थे, जिन्होंने, यानी कि जो जीवाणु होते हैं वो सबसे पहले इनको द्वारा देखे गए थे। सूक्ष्म जो जीव होते हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, उनको खोजा गया था। इन्हें खोजा था PPLO, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उन्हें खोजा गया था। और इन सबको इन्होंने क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स। क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। हालांकि एनिमल भी नहीं कहा था, और क्या बताया था? एनिमलक्यूल्स इनके द्वारा नाम दिया गया था। सो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित सेल्स की खोज की। और जिन जीवित सेल्स को इन्होंने खोजा था वो थी बैक्टीरिया और PPLO, ठीक है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जो थे, ठीक है, या बैक्टीरिया वगैरह जो है उनको खोजा था इन्होंने सबसे पहले। और इन्हें क्या नाम दिया था? एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। ओके, नोट कर लीजिए इस चीज को, सेकेंड लाइन। और जो लाइव सेल थी इसके आगे यहाँ पर कोष्टक में आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया, ठीक है।
ओके, गुड। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, धीरे धीरे माइक्रोस्कोप वगैरह जो थे इनका विकास होता गया और नए नए इन्वेशन वगैरह होते गए माइक्रोस्कोप में, सुधार आए, उत्तम श्रेणी के माइक्रोस्कोप आए और बाद में अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा इनके जो सेल्स थी, इस सेल्स के विभिन्न पार्टों की भी खोज की गई। जैसे रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने केंद्रक को खोजा, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसकी खोज की, ठीक है, इसके जस्ट बाद ही। लेकिन हम बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित, पार्ट से संबंधित, और पार्ट जो है वो उसका अगला टॉपिक है सेल थ्योरी, ठीक है। क्या है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी यानी कि जो कोशिका सिद्धांत है वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप पहला टॉपिक इस चैप्टर का जो कि इंपॉर्टेंट बनता है, इसे आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट, सेल थ्योरी। दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्रम से स्लीडन और शिवान थे, ठीक है, जो कि अलग अलग देशों के थे और इनके द्वारा जो है क्रम से अलग अलग प्रकार से अपने अपने देशों में सेल्स के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए गए। और जो स्लीडन थे उन्होंने पादप सेल्स के यानी कि प्लांट सेल्स के ऊपर किए और स्वान के द्वारा एनिमल सेल्स पे प्रयोग करते हुए ये पाया गया और दोनों का एक ही रिजल्ट सामने आया। और वो रिजल्ट किसका कारण बना? वो रिजल्ट ही क्या कहलाया? वो रिजल्ट ही सेल थ्योरी कहलाया, ठीक है। सो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है सेल थ्योरी। वैज्ञानिक का नाम क्या था? मैथियस स्लीडन। मैथियस स्लीडन, ठीक है। मैथियस स्लीडन होता है ये TEN है, ठीक है। मैथियस स्लीडन नामक वैज्ञानिक थे और ये जो घटना है ये 1938 की है, 1938 की, ठीक है। इन आज तो शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं? इन 1938 1938 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? मैथियस स्लीडन नाम था और जो कि एक जर्मनी वैज्ञानिक थे। एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, क्या क्या इन्होंने एग्जामिन किया, ठीक है। एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, यानी कि स्लीडन के द्वारा एग्जाम का मतलब यहाँ पर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट से संबंधित समझ लीजिए कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट यानी कि बहुत सारे जो प्लांट थे उनको एब्जॉर्व किया गया, इनके द्वारा देखा गया, उनके बारे में जानकारी हासिल की गई। एंड ऑब्जर्व, और क्या पता लगाया? एंड ऑब्जर्व, और क्या ऑब्जर्व किया? एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज्ड, दैट ऑल प्लांट, जितने भी पादप होते हैं, आर कंपोज्ड, ठीक है, यानी कि संगठित होते हैं, बने हुए होते हैं, आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म द टिश्यू, और ये सेल्स क्या बनाती हैं? विच फॉर्म द टिश्यू। ये सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था? इन 1938 में, 1938 में मैथियस जो स्लीडन थे उनके द्वारा एग्जाम किया गया बहुत सारे पादपों के ऊपर और ऑब्जर्व किया कि ऑल प्लांट that all plant are composed of different kind of cell, यानी कि जो जितने भी प्लांट होते हैं वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। और यही कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? और यही कोशिकाएं जो होती हैं मिलकर विच फॉर्म द टिश्यू, किसका निर्माण करती हैं? टिश्यू का निर्माण करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। ये बात तो कब की है? ये 1938 की है। इसके पश्चात
दूसरे जो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान, क्या नाम था? स्वान नाम था, देख तो रहा है। एंड दिस टाइम, ठीक है, इसी समय इन 1939, लगभग 1939 के आसपास की बात है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्वान, ठीक है। इन्होंने जो एनिमल्स जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर अपने प्रयोग किए थे और क्या बताया था, ठीक है, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, स्टूडियड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है। विभिन्न प्रकार की जंतुक जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो जंतु होते हैं, उन कोशिकाओं के ऊपर इन्होंने क्या किया, अपना अध्ययन किया और क्या बताया, एंड रिपोर्टेड दैट, और क्या बताया, एंड रिपोर्टेड, और बताया कि दैट, कि ये किसके मिलकर बनी हुई होती है, सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, सेल हैड ए थिन आउटर लेयर, ये जो सेल होती है उसके चारों ओर क्या होती है, एक पतली परत होती है, अभी बताया था मैंने, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड दैट सेल हैड ए थिन आउटर लेयर विच इज, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, विच इज आज, ठीक है, उस समय नहीं पता था, विच इज नो एज, विच इज नो एज सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, आज के समय में सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। कर लिया? अब ये दोनों जो वैज्ञानिक थे अलग अलग अपने देशों में काम कर रहे थे। एक जर्मनी वैज्ञानिक थे जो कि स्वीडन थे, वो जर्मनी के थे, ठीक है, और जो स्वान थे वो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने दोनों ने अपने अपने देशों में अलग अलग कार्य करते हुए इस चीज को क्या किया, ऑब्जर्व किया। दोनों ने क्या बताया, ठीक है, टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्वीडन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड टुगेदर, टुगेदर भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी है क्या, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, नंबर एक, दो चीजें हैं इसके अंदर, वो क्या क्या हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड, जितने भी जीव सदस्य हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड, किससे मिलकर बने होते हैं, कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑफ
cells and their product. Okay, all living organism composed of cells and their product. ये पहली बात है किसकी, सेल थ्योरी की, कि क्या कहा गया है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी किससे मिलकर बने हुए होते हैं, या तो सेल्स कोशिका से मिलकर बने होते हैं, या देयर प्रोडक्ट और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। दूसरी जो सेल थ्योरी की बात है वो क्या है, नजर आ रहा है, मैं यहां लिख देता हूं दूसरी, शायद नीचे नजर नहीं आ रहा होगा बोर्ड पे। दूसरी जो बात बताई गई थी सेल थ्योरी की, यहीं से नोट कर लेना ऊपर। सेकंड जो है वो क्या कहा गया है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। जितनी भी सेल्स हैं, ऑल सेल्स अराइज, यानी कि जितनी भी सेल्स होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो हमेशा पूर्ववर्ती जो सेल्स होती हैं उनसे होता है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स जो होती हैं वो एग्जिटिंग सेल्स, ठीक है। यानी कि ऑल सेल्स, जितनी भी सेल्स जो नई सेल्स बनती हैं उनका जो उद्भव होता है, राइज होती है, वो हमेशा प्री एग्जिटिंग सेल्स यानी कि पूर्ववर्ती जो सेल्स होती हैं उन्हीं से होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक कोशिका है इसके ऊपर दूसरी कोशिका आ गई, तीसरी कोशिका आ गई, नहीं। हमेशा क्या होगा कि जो पूर्ववर्ती कोशिका है उसमें सेल डिवीजन चलेगा, उसी से दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। सो ये सेल थ्योरी थी। आज के लिए इतना ही, काफ़ी गर्मी है, ठीक है। और सेल थ्योरी के बारे में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ओके, सो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। पहली क्लास थी, हमने इसके अंदर साइटोलॉजी के बारे में पढ़ा, सेल के डिफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके डिस्कवरी के बारे में पढ़ा और थोड़ा बहुत सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो जो है बिल्कुल पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।